हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में क्लास 12th के टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट पर डिस्कस करेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या रिलेशन है। तो इसे समझने के लिए हम पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट से ही शुरुआत करेंगे। पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट में हमने ये स्टडी किया था, एक क्लिप इसके लिए हम पहले ही बना चुके हैं कि पोटेंशियल को एब्सोल्युटली डिफाइन नहीं किया जा सकता है। पोटेंशियल को केवल दो पॉइंट पर पोटेंशियल के डिफरेंस के रूप में ही डिफाइन किया जाता है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है, जो रिलेशन हमने डिफाइन किया था उस रिलेशन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं उस रिलेशन को लिख रहा हूं, वो है v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dl। और ये इंटीग्रेशन आपको उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में सॉल्व करना है जिन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालना चाहते हैं। एक बार एक्सप्रेशन समझ लें, v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 E डॉट dl। 1 to 1 to ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। यही वजह है कि इस प्रिंसिपल को हम 1 to 1 to प्रिंसिपल बोल के स्टूडेंट्स को बताते हैं। सो दिस ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अगर ये 1 2 है तो इसे भी 1 2 रहना चाहिए, और अगर यहां आप 2 1 लिखेंगे तो इन लिमिट को भी लोअर टू अपर 2 to 1 होना चाहिए। अब अगर मैं इन लिमिट्स 1 और 2 को चेंज करके इनिशियल और फाइनल में कन्वर्ट कर दूं तो ये रिलेशन कुछ इस तरह का बनेगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल, जहां पर इनिशियल और फाइनल हम दो पोजीशंस को बोल रहे हैं। सो v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहां पर स्टूडेंट्स एक बात पे ध्यान दें, स्टूडेंट इसे 1 नंबर से 2 नंबर तक इंटीग्रेशन ना समझे। यहां पर 1 और 2 सिंबल उन दो पोजीशंस की ओरिजिन से डिस्टेंसेस को बता रहे हैं जिन दो पॉइंट्स पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, 1 और 2 उन दो पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए लिखे गए हैं। इन्हें आप बिल्कुल भी नंबर 1 और नंबर 2 1 से 2 तक का इंटीग्रेशन ना समझे। आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए मैं इसे R1 से R2 तक कन्वर्ट कर दे रहा हूं। 1 2 लिखने का हमारा पर्पस केवल ये बताने का रहता है कि आप जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं तो आप ऑर्डर में किसी तरह का चेंज ना करें। ऑर्डर में चेंज करने से आपके पोटेंशियल की वैल्यू गलत आ सकती है। सो v इनिशियल माइनस v फाइनल इक्वल टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन E डॉट dl। अब आप ध्यान दें, हम जानते हैं कि v फाइनल माइनस v इनिशियल को डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है। सो इस टर्म को डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बनाने के लिए मैं माइनस टर्म इसमें से कॉमन ले रहा हूं, और माइनस कॉमन लेने के बाद जो vf माइनस vi हमें मिलेगा मैं उसे dv से प्रेजेंट कर रहा हूं। सो माइनस dv इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन E डॉट dl। सो कुछ इस तरह का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमें मिला जब हमने इस इंटीग्रल रिलेशन को सॉल्व किया। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dl का डायरेक्शन भी एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है, तो इस dl वेक्टर को कार्टेशियन वे में अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाए तो इसे dx, dy और dz 3 कंपोनेंट के रूप में समझाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ex, ey और Ez कंपोनेंट्स के रूप में तीनों एक्सेस i, j और k में डिवाइड किया जा सकता है। सो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का dl के x एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो उस प्रोडक्ट से जो E डॉट dl की वैल्यू मुझे मिलेगी फॉर x एक्सेस
वो वैल्यू कुछ इस तरह से लिखी जानी चाहिए, EX इंटू DX। यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के X कंपोनेंट को DL के X कंपोनेंट के साथ डॉट किया है। अब आप जानते हैं कि इस कंपोनेंट के लिए अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाए और EX की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की जाए तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म X कंपोनेंट के लिए जो बनेगा वो होगा X कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल X। यहां पर आप ध्यान दें कि पोटेंशियल को X के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अदर टू कंपोनेंट्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को कनेक्ट किया जाए अगर, तो Y और Z कंपोनेंट भी अवेलेबल है। जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे V का X के रिस्पेक्ट में तो Y और Z वेरिएबल्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इसी पैटर्न को अगर मैं Y एक्सिस पे अप्लाई करता तो आप समझ सकते हैं कि E डॉट dl का वैल्यू Y एक्सिस के लिए EY dy आता और उस EY dy को माइनस dV के साथ जब हम सॉल्व करते Y कंपोनेंट के लिए तो क्लियरली जो मैग्नीट्यूड आता EY का वो माइनस डेल V बाय डेल Y आता। और ठीक इसी प्रकार अगर मैं इस इक्वेशन को Z कंपोनेंट के लिए सॉल्व करूं तो ये बनेगी EZ इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल Z। और अब अगर इन तीनों कंपोनेंट को जानने के बाद हम इन तीनों कंपोनेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करें कंप्लीटली तो हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट EX EY EZ है तो उसे प्रेजेंट किया जाएगा EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप के फॉर्म में। और अब मुझे इस एक्सप्रेशन में EX EY EZ की वैल्यू अप्लाई करनी है। सो क्या वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के पार्शियल डेरिवेटिव्स के टर्म में, उसे देखें आप, माइनस डेल V बाय डेल X I कैप माइनस डेल V बाय डेल Y J कैप और माइनस डेल V बाय डेल Z K कैप। और अब अगर मैं इसे थोड़ा और सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल X I कैप माइनस डेल अपॉन डेल Y J कैप माइनस डेल अपॉन डेल Z K कैप। यहां पर ध्यान दें कि मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं इस एक्सप्रेशन से तो ये कंप्लीट पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा और जो पोटेंशियल इसमें इन्वॉल्व है मैं उसे इसके साथ बाहर लिख रहा हूं। सो आप इस एक्सप्रेशन को माइनस डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप फॉर्म में लिख सकते हैं पोटेंशियल के टर्म के रूप में। सो आप इस एक्सप्रेशन को डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप के रूप में लिख सकते हैं। और अब हम जानते हैं कि इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को डेल से प्रेजेंट किया जाता है। सो ये फॉर्मूला फाइनली बन जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी। यहां पर डेल एक वेक्टर है, सो मैं उसके ऊपर एक वेक्टर साइन लगा रहा हूं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को आप लिख सकते हैं माइनस डेल वी। यहां पर डेल एक वेक्टर टर्म है जो डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप से दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ कुछ इस तरह का रिलेशन होता है। यहां पर ये जो टर्म आप देख पा रहे हैं इस टर्म को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के तीन डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किया जा सकता है कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड के टर्म्स में। अब एक बात और यहां पर ध्यान दें कि ये कैलकुलेशन हमने कार्टेशियन फॉर्म के लिए किया। अगर हम इस रिलेशन को पोलर फॉर्म में डेवलप करना चाहते तो भी इस रिलेशन को डेवलप किया जा सकता था। एक बार इस स्टेप के आगे हम डिस्कस करेंगे कि अगर इस रिलेशन माइनस डीवी इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डीएल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता तो हमको क्या करना पड़ता है। एक बार देखें, मान लीजिए ये ओरिजिन है और इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर आपने आर वेक्टर डिफाइन किया है। इस आर वेक्टर में स्मॉल चेंज को आपने डी आर वेक्टर से डिफाइन किया है और
इस dr वेक्टर चेंज के बाद ये वेक्टर फाइनली r वेक्टर प्लस d ऑफ r वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां पर ध्यान दें कि अगर मैं इस r वेक्टर के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट क्रिएट करूं, तो जो कंपोनेंट r के अलोंग मैंने क्रिएट किया है, मान लेते हैं कि इस r के मैग्नीट्यूड में एक स्मॉल चेंज dr आया है उसकी डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर को मैं dr वेक्टर से प्रेजेंट कर रहा हूं। और चूंकि हम जानते हैं कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट d थीटा के लिए अगर ये लेंथ r है तो इस लेंथ को r d थीटा होना चाहिए। यहां पर ध्यान दें, r लेंथ यहां तक मेजर किया गया है और ये स्मॉल वैल्यू dr मैग्नीट्यूड में मानी गई है, इसे वेक्टोरियल साइन दे दिया गया है और क्लियरली r वेक्टर और dr वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, जबकि ये वेक्टर d ऑफ r वेक्टर है जो कि r वेक्टर में चेंजेस को शो कर रहा है। सो इस लेंथ के r होने के कारण और इसके इग्नोरेबली स्मॉल होने के कारण अगर हम एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस फॉर्मूला अप्लाई करें तो इस लेंथ को r d थीटा कहा जा सकता है। सो अगर मैं इस वेक्टर को r d थीटा से शो करूं, यहां पर एक बात पे और ध्यान दें कि आप इसे वेक्टोरियली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस एंगल को वेक्टोरियल फॉर्म में d थीटा वेक्टर से प्रेजेंट करना होगा और तब आप इस छोटे से लेंथ को d थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कह पाएंगे। यानी वेक्टोरियली आप इसे d थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कह सकते हैं। एक बात यहां पर समझें कि अगर आप इसे d थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कहेंगे तो वो इस वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को साथ साथ प्रेजेंट करेगा। ये कैसे होगा, एक बार समझें कि d थीटा वेक्टर का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड है और r वेक्टर का डायरेक्शन रेडियल डायरेक्शन में है। तो d थीटा वेक्टर से जब आप r वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन d थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर का आएगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा। सो इस वेक्टर को d थीटा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कहा जा सकता है और मैग्नीट्यूड वाइज मैं इसे r d थीटा से शो कर रहा हूं। यहां आप ध्यान दें कि r वेक्टर और d थीटा वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सो इसे सॉल्व करते समय उनके बीच के एंगल को 90 डिग्री कंसीडर किया गया है और इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए मैं इसे थीटा कैप लिख रहा हूं। क्लियरली समझें, थीटा कैप इस डायरेक्शन के अलोंग वेक्टर को कहा जा रहा है। अगर थीटा कैप से आपको अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्शन महसूस हो रही है तो मैं इस नोटेशन को एन कैप में कन्वर्ट कर देता हूं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम माइंड में नहीं होना चाहिए। सो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को अब हम एन कैप से प्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये डायरेक्शन dr वेक्टर है, ये r d थीटा एन कैप है और ये जो वेक्टर है यहां पर ये d ऑफ r वेक्टर है। अब क्लियरली समझें कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए कंपोनेंट में ब्रेक करके लिखूं, मैं मान लूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में ER से प्रेजेंट किया जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में EN से, और DL के कंपोनेंट को मैं DR वेक्टर और R d थीटा n कैप वेक्टर से प्रेजेंट करूं, तो सबसे पहले रेडियल डायरेक्शन में इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जाएगा समझें। रेडियल डायरेक्शन में E का मैग्नीट्यूड ER और DL के मैग्नीट्यूड को DR कंसीडर करने पर यह रिलेशन बनेगा ER इक्वल टू माइनस डेल V बाय डेल R। यह बिल्कुल वैसे ही किया जा रहा है जैसे इससे पहले कार्टेशियन में किया था। और दूसरा केस, जब आप इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके प्रोजेक्शन को लिखेंगे तो उस कंपोनेंट को लिखा जाएगा EN इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन इस डायरेक्शन का स्मॉल मैग्नीट्यूड जो कि R d थीटा है। सो चूंकि V दोनों कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा, तो यह बन जाएगा EN इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन R डेल थीटा। और अब अगर हम इन दोनों कंपोनेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करें कंप्लीटली तो क्या बनेगा एक बार समझें। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू ER, R यूनिट वेक्टर प्लस EN, N यूनिट वेक्टर, और वैल्यूज पुट करने पर
ये बन जाएगा माइनस डेल वी बाय डेल आर, आर कैप, माइनस डेल वी बाय आर डेल थीटा इंटू एन कैप। और फाइनल लाइन में अगर मैं इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लूं तो इसका फाइनल प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, आर कैप, प्लस डेल वी बाय आर डेल थीटा एन कैप। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी ब्रेक किया जा सकता है, पोटेंशियल के कंपोनेंट्स के रूप में लिखा जा सकता है। सो आप कार्टेशियन फॉर्म में और पोलर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह के रिलेशन हमें पोटेंशियल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में काफी सपोर्ट करते हैं। कई केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है, तो ऐसे केसेस में पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स को कैलकुलेट कर लिया जाए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जाए तो वो काफी आसान होती है। आगे कई क्वेश्चंस में जब हम एरोडोज सीरीज सॉल्व करते रहेंगे तो ऐसी कई प्रॉब्लम्स सामने आएंगी जिनमें हमको इस तरीके के फॉर्मेट को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के एग्जांपल्स मिलेंगे। थैंक यू।